हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है नया बसंत। पूरे 10 दिनों की छुट्टी हो गई थी दशहरे की कॉलेज में। त्योहार मनाने के लिए अच्छा खासा समय मिल गया था। सभी खुश थे, हंस बोल रहे थे। सबको घर जाने की जल्दी भी थी। स्टाफ रूम समय से पहले ही खाली हो चुका था। बरामदे में सब एक दूसरे को त्योहार की बधाइयाँ दे रहे थे, पर सुनीता का मन तिनका तिनका बिखर रहा था। वह अतीत के गलियारे में भटक रही थी। वैसे भी उसका जीवन एक उद्देश्यहीन भटकाव ही तो रह गया है। जिन अपने दोनों भाई बहन मदन और रविता के लिए वह दिन रात मेहनत करती रही, जिनके लिए उसने अपना पूरा करियर और जीवन दांव पे लगा दिया, उन्हीं दोनों को क्या उसकी यातना का रत्ती भर भी ख्याल था? कभी उसका भी सुखी परिवार था। भले ही उसके पापा कम कमाते थे, पर बच्चों की ज़रूरतों का उन्हें हमेशा ख्याल रहता था। यह अलग बात थी कि वह चाहते थे कि मदन आईएएस ऑफिसर बन जाए, जिसके कारण उस पर कुछ ज़्यादा खर्च करते थे। मदन को महंगे कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए घर के सभी खर्चों में उन्हें कटौती करनी पड़ती थी। बेटियां साधारण स्कूल में ही पढ़ती थी, पर उनकी पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखते थे। देखते देखते समय निकल गया और सुनीता एमएससी पूरा कर पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास कर रही थी। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात अतुल से हुई थी, जो पीएचडी कर रहा था। जल्दी ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, पर इस प्यार को शादी में बदलना बहुत ही मुश्किल था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पापा रूढ़ियों और परंपराओं की संकीर्णता से बाहर आ अपनी बेटी की खुशी के लिए विजातीय लड़के अतुल से उसकी शादी के लिए तैयार हुए थे, पर एक शर्त पर कि मंगनी तो अभी होगी, पर शादी होगी अतुल को नौकरी मिलने के बाद। फिर दोनों परिवारों की सहमति से मंगनी हो गई थी, लेकिन नियति को सुनीता की खुशी कभी रास नहीं आई। फिर एक भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ और सुनीता के पापा अनंत में विलीन हो गए। इसके साथ ही उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समाज के संकीर्ण दायरे में फंसे उसके मायके और होने वाले ससुराल के लोगों ने उसे अपशगुनी करार दे दिया। दुर्भाग्य के इस कठिन समय में सिर्फ एक अतुल ही था जो हर तरह से उसके साथ था। वह अब भी सुनीता से शादी करने और उसके परिवार की मदद करने के लिए तैयार था, पर यह सुनीता के लिए निर्णय की घड़ी थी। अब उसके सामने उसकी माँ सरिता देवी थी, जो एक सीधी सादी घरेलू और पूरी तरह पति पर निर्भर महिला थी। पापा के बाद वह दुख और संताप से बिस्तर पकड़ चुकी थी। छोटी बहन रविता और भाई मदन का भविष्य भी दांव पर लगा था। सबका विश्वास उसी पर टिका था। वह ऐसी परिस्थिति में सबको छोड़कर भला कैसे शादी कर सकती थी? उसने फैसला किया, नियति ने जो उसके लिए निर्धारित किया है, अब उसे उसी के साथ जीना है। उसने तत्काल निर्णय लिया, अपने परिवार की डूबती नैया को वह खुद पार लगाएगी, अपने पापा का स्थान लेगी। अतुल ने बहुत समझाया कि उससे शादी कर ले, पर सुनीता नहीं मानी। शादी के बाद के पाबंदियों से वह अनजान नहीं थी। अतुल को उसने अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर यह कहकर भेज दिया कि तुम कहीं और शादी कर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, खुश रहोगे, तो मैं भी खुश रह पाऊंगी। उसके जिद के आगे हारकर अतुल उससे दूर चला गया। अपनी पढ़ाई को तिलांजलि दे वह जल्द ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। स्कूल के बाद वह ट्यूशन भी करने लगी, जिससे घर की गाड़ी पहले की तरह ही पटरी पर आ गई थी। रविता और मदन पापा की तरह ही उसका सम्मान करते और हर बात में उसकी राय लेते। मदन की पढ़ाई में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रविता के कहने पर उसे भी कोचिंग क्लास में भेजने लगी थी। जैसे जैसे घर के खर्चे बढ़ रहे थे, उसकी व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। वह सारे पैसे माँ को सौंप देती थी। रविता और मदन को ज़रूरत के हिसाब से माँ पैसे देती। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चला, पर जैसे दोनों कॉलेज में पहुँचे, दोनों के ही खर्च कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए। घर का ढांचा ही बदलने लगा था। सारी सुविधा के बावजूद मदन की पढ़ाई का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा था। उसकी सारी गतिविधियां ही बदलने लगी थी। अपने साथ पढ़ने वाले समृद्ध घर के लड़कों के साथ उसकी आवारागर्दी बढ़ने लगी थी। माँ को तो वह कुछ समझता ही नहीं था। जिस दीदी के सामने आने से पहले घबराता था, अब उससे भी जुबान लड़ाने लगा था। छोटी छोटी बातों में जब सुनीता उसे डांटती तो सामने तनकर खड़ा हो जाता। नहीं पढ़ूंगा, क्या कर लोगी? ज़्यादा रौब दिखाओगी तो घर छोड़ दूंगा। अक्सर वह ऐसी ही बातों से अपनी दीदी को हतप्रभ कर देता। उसकी समझ में नहीं आता क्या करें। उसे लगता माँ के अत्यधिक लाड प्यार और चुप्पी ही मदन को बर्बाद कर रही थी।
एक छुट्टी के दिन जब वह कुछ सामान लेकर लौट रही थी, रास्ते में आरती चाची मिल गईं, जो माँ के समान ही उसे प्यार करती थी। जिद कर अपने घर ले गई। घर पहुँचते ही उसे सीधे अपने बेडरूम में लेकर आ गईं और बिना किसी भूमिका की बोली, तुम्हें कुछ पता भी है जिन दोनों भाई बहनों के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो, वे कर क्या रहे हैं? जब वही दोनों अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, तुम्हारी सारी मेहनत और त्याग व्यर्थ हो जाएगी। एक अनजानी सी आशंका से उसका हृदय धड़क उठा। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे इसी नासमझी का तो रोना है। तुमने कभी मदन की संगति पर ध्यान दिया है? बड़े बड़े पैसे और रसूख वाले क्रिमिनल टाइप लोगों के बेटों के साथ उसकी दोस्ती है, जो किसी भी तरह के गलत काम करने से पीछे नहीं हटते। और तुम्हारी रविता, वह भी कुछ कम नहीं है। जब देखो मेहरा साहब के लड़के मनोज के साथ यहाँ वहाँ घूमती नजर आती है। उस दिन खुद मैंने उन दोनों को पटना के एक प्रसिद्ध होटल से बाहर निकलते देखा था। लड़का ढंग का होता तो उन दोनों की शादी की बातें भी सोची जा सकती थी। मनोज इस मामले में कितना बदनाम है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। जाने कैसे रविता इसके जाल में फंस गई है। तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी हो गया था इसलिए, वरना। सब कुछ सुनकर सुनीता सन्न रह गई। काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। आरती चाची के बदले कोई दूसरा होता तो एक बार जरूर सोचती, पर आरती चाची कभी झूठ बोल ही नहीं सकती थी। वह चुपचाप उठकर घर चली आई। अपना बैग टेबल पर रख कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर जा गिरी। वह देर तक तकिए में मुंह छुपाए फूट फूट कर रोती रही। थोड़ी देर बाद माँ के हाथों का स्पर्श पा वह चौंक पड़ी। यथासंभव अपने आंसू छुपाते उठ बैठी, पर माँ को अंदाजा लग गया था कि जिस बात को वह पूरे छल बल कौशल से अब तक इस बेटी से छुपाती आई थी, उसे उस बात की भनक लग गई है। माँ, रविता कहाँ है? सुनीता की आवाज़ सुन सरिता देवी को जैसे सांप सूंघ गया था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उनके बोल फूटे। शायद अपने अंदर छुपाकर रखे गए बातों को कहने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। क्या कहूँ, इस लड़की ने तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम सुबह से शाम तक खुद परेशान रहती हो तो क्या बताती इसकी करतूतें। मैंने खुद कोशिश की, पर उस लड़के ने रविता से शादी करने से इनकार कर अपने पापों से हाथ झाड़ लिया। तब कोई उपाय नहीं देख आज ही सुबह के बस से हाजीपुर जाकर उसे विमला के पास छोड़ आई हूँ। सुनीता को समझते देर नहीं लगी कि माँ उसे विमला मौसी के पास क्यों छोड़ आई है। माँ की चचेरी बहन विमला मौसी डॉक्टर थी, अक्सर माँ के सुख दुख में काम आती थी। अब शायद रविता को उसके कलंक से मुक्त कराने में सहायक बनी थी। सब सुन सुनीता को ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सलाखें उसके सीने में उतार दिया हो। पापा के जाने के बाद से उसने कठिन परिश्रम कर दोनों भाई बहन के जीवन को संवारने की हर संभव कोशिश की, क्योंकि मदन को लेकर पापा के अरमान हमेशा उसकी चेतना में रहे। पर सारे समीकरण जाने कब गड़बड़ा गए, कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक हफ्ते बाद माँ रविता को विमला मौसी के यहाँ से लेकर बड़े मामा जी के पास बिलासपुर छोड़ आई। इस घटना के 2 महीने बाद अचानक एक दिन माँ उससे बोली, कहते तो मेरी जुबान जलती है बिटिया, पर क्या करूँ, रविता ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तू बड़ी है, पर तुझसे छोटी बहन की शादी की बात करने आई हूँ। तुम्हारे मामा जी ने रविता की शादी के लिए कॉरपोरेशन में कार्यरत एक लड़के के घर वालों से बात की है। रविता उन लोगों को पसंद है। तो थोड़ा कर्ज लेकर कुछ पैसे और गहने जो पापा ने तुम्हारे लिए बनवाए थे दे देती तो यह शादी निपट जाती। लड़के वालों की कोई मांग नहीं है। ठीक है अम्मा, सारे गहने दे दो। ये सब अब मेरे किस काम के हैं, पैसों का इंतजाम भी कर दूंगी। उसकी बातें सूल की तरह माँ के कलेजे में उतर गई। बड़ी बेटी की शादी की चर्चा किए बगैर छोटी की शादी में उत्साह दिखाना उन्हें खुद शर्मिंदा कर रहा था। रविता का जीवन व्यवस्थित करते करते दूसरी परेशानी आ खड़ी हुई। मदन को ड्रग्स बेचने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल से मदन के छूटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तभी सुनीता को याद आया, उसके पापा के एक पुराने घनिष्ठ मित्र का बेटा उन दिनों पटना का एसपी था। सुनीता ने जब उनसे बात की तो उसके पापा का ख्याल कर उन लोगों ने मदन को किसी तरह जेल से रिहा करवा दिया, पर इस शर्त के साथ कि वह अब उसे किसी काम धंधे में लगाए ताकि वह पीछे मुड़कर न देखे। मदन के जेल से रिहा होते ही सरिता देवी उसे लेकर मीरपुर चली गई। वहीं उन्होंने उसे अपने छोटे भाई के बिजनेस में पार्टनर बना दिया। मदन और रविता को अपने अपने जीवन में व्यवस्थित करते करते पटना का घर भी बिक गया।
उसके साथ ही माँ भी पटना छोड़कर मदन के पास ही ज़्यादातर रहने लगी। इस बीच सुनीता के लिए बस एक ही बात अच्छी हुई कि वह नेट क्वालिफाई कर गई, जिससे लेक्चरर की नौकरी उसे मिल गई। कॉलेज के कैंपस में ही घर भी मिल गया। मदन ने खुद से शादी कर ली और माँ और भी व्यस्त हो गई। अपने कहे जाने वाले सभी लोग सुनीता से दूर हो गए। सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। किसी को अब उसकी फिक्र नहीं थी। जिनके लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, वे निसंकोच अपनी मनमानी करते रहे, सिर्फ अपने लिए ही सोचते रहे। साधिकार उससे रुपए पैसे लेते रहते, पर उसकी भावनाओं का ख्याल तक उन्हें नहीं रहता। फिर भी घर में वे लोग चाहे जैसा व्यवहार करें, बाहर वालों के सामने उससे एक अच्छी बेटी और बहन का खिताब ही देते। दिन प्रतिदिन सुनीता के जीवन का सूनापन बढ़ता जा रहा था। सुनीता को लगने लगा था उसका पूरा जीवन ही बिखर गया है। कभी अपने परिवार की रक्षा के लिए वह चट्टान की तरह उनके सामने आ खड़ी हुई थी। आज वही चट्टान जिंदगी की तेज रफ्तार में टूट टूट कर बिखर रहा था, पर उसे समेटने वाला कोई नहीं था। कई लोग उसके जीवन के सूनेपन को देख उसे शादी कर लेने की सलाह देते, पर अब उससे घर परिवार की चाह ही नहीं रही। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अचानक उसकी तंद्रा तब भंग हो गई जब कॉलेज के एक स्टाफ ने उसे आकर बताया कि स्टाफ रूम बंद करना है, सभी लोग जा चुके हैं। वह अपना बैग उठाए अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ी। ताला खोलने जा ही रही थी कि उसकी नज़र सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जो शायद उसका पहले से इंतजार कर रहा था। दोनों की नज़रें मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे सारी कायनात ही थम गई हो। वह जड़वत सामने खड़े अतुल को निहार रही थी। तभी अतुल की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। यूं ही बाहर खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ, वह दरवाज़ा खोलते हुए बोली। ड्राइंग रूम में उसे बैठा सुनीता 2 कप कॉफ़ी बना लाई। 1 कप कॉफ़ी उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, अब बताओ फिलहाल अभी तुम कहाँ हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी और बच्चे सब कैसे हैं? एक ही सांस में उसने मन में उठते सारे सवाल पूछ लिए। अतुल हंसते हुए बोला, ज़रा सांस लेकर पूछो। फिलहाल मैं यहीं के एक कॉलेज में ट्रांसफ़र लेकर आ गया हूँ। अभी तक मैंने कोई शादी वादी नहीं की है। अब पूछोगी क्यों? तो भाई आज भी उस लड़की का इंतज़ार कर रहा हूँ जो अपने शादी का मंडप छोड़कर अपने भाई बहनों के प्रति अपना फ़र्ज़ पूरा करने गई थी। आज मैं खास उससे मिलकर यह पूछने ही आया हूँ कि क्या उसके सारे फ़र्ज़ पूरे हो गए हैं। हाँ अतुल, मैंने अपने सारे फ़र्ज़ पूरे किए, फिर भी अब मेरे पास न कोई मेरा अपना है न कोई अपना घर। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसके आंसुओं से भीगे स्वर ने अतुल को अंदर तक हिला दिया। गलत, पूरी तरह गलत। रिश्ते नाते भले ही पीछे छूट गए हों, पर एक दोस्ती का रिश्ता आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे काम पूरे हो गए तो चलो अपने उस घर में जहाँ तुम्हारा एक दोस्त आज भी इंतज़ार कर रहा है। एक आत्मीय स्पर्श ने बरसों से दबे तृष्णा को पिघला दिया। सुनीता की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। थोड़ी देर दोनों यूं ही एक दूसरे को थामे बैठे रहे। बरसों बाद सुनीता को सुख और सुरक्षा का आभास हुआ था। यह पतझड़ के बाद बसंत के आगमन का आगाज था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।